और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। इसी में अब ये मेथड यूज होता है व्हेन मोर देन टू concurrent forces are given। ठीक है ना, अगर दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेज अगर आपको दिए हैं और आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है तो आप पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और पॉलीगन लॉ क्या कहता है, देखिए ये भी वही वैसा ही जैसे पैराग्राम ट्रायंगल। इफ different forces are represented by different sides of a polygon, different sides of a polygon, then the closing side represents the resultant taken in रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर जितने भी हमें फोर्सेस दिए हैं, अलग अलग फोर्सेस अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन की अलग अलग साइड से, अगर हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलीगन की अलग अलग साइड से, तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को, बट उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, उसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे। मतलब सबका ऑर्डर अगर क्लॉकवाइज लिया है तो रिजल्टेंट का एंटी क्लॉक होगा, अगर सबका एंटी क्लॉक लिया है तो रिजल्टेंट का क्लॉकवाइज होगा, जैसे ट्रायंगल में देखा था। तो इसका कहने का मतलब क्या है और क्या मतलब है दो से ज़्यादा फोर्सेस का, ठीक है, वो देखते हैं। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आपको दिया हुआ है, ये सारे डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, ये सारे आपको फोर्सेस दिए हुए हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक, ये सारे फोर्सेस आपको दिए हुए हैं। बात समझ में आई? तो अब क्या करेंगे आप अगर ये सारे फोर्सेस आपको दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड से निकालना है, तो ग्राफिकल मेथड्स में आप पॉलीगन लॉ इस्तेमाल करेंगे। और पॉलीगन लॉ का क्या मतलब होता है कि ये जितने फोर्सेस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे पॉलीगन का मतलब, देखिए एक पैरेललोग्राम इज अ पॉलीगन, और वो कौन सा पॉलीगन है? 4 साइड्स का पॉलीगन है। 5 साइड का पॉलीगन पेंटागन कहलाता है, 6 साइड का पॉलीगन हेक्सागन कहलाता है। तो पॉलीगन का मतलब, पॉली मतलब कई सारा, गन मतलब एक क्लोज फिगर, ठीक है ना। तो पॉली मतलब कई सारा, 1 2 3 4, 1 तो नहीं होगा क्योंकि क्लोज नहीं होगा 1 में, 2 भी नहीं होगा, मिनिमम 3 चाहिए किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी सवाल आता है कि हाउ मेनी मिनिमम साइड्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन, कितनी मिनिमम साइड्स चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए? तो 3 ट्रायंगल बनता है ना, उससे कम में 2 साइड से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनेगा, दिमाग लगाइएगा खुद। तो अब आपको इससे पॉलीगन बनाना है, तो देखिए कितनी साइड्स हैं, आपको ये नहीं देखना कि कितने फोर्सेस हैं, आप एक के बाद एक जोड़ते जाइए। तो आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप सबसे पहले F1 बनाइए, स्केलिंग ले लीजिए छोटी, हम स्केलिंग कर देते हैं फोर्सेस की, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो पता चला कॉपी में आप बना रहे हैं फोर्सेस कॉपी से बाहर चले गए, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन हमें देखनी है। तो अब देखिए कैसे बनाना है, जैसे एक के एंड से दूसरा फोर्स शुरू होता था, हमने ट्रायंगल लॉ में बताया था, तो वैसे ही आपको करना है। तो आपने जब यहाँ फोर्स बनाया तो इस पॉइंट पे इस लाइन को थोड़ा डॉटेड आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस पॉइंट पे अब आप देखिए कि इस फोर्स से इस फोर्स का एंगल कितना है, दोनों टेल से जुड़े हुए हैं, दोनों कॉन्करेंट इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के बीच का एंगल अब यहाँ बताया सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, तो ये एंगल इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल होगा। बट अब जब यहाँ बनाना है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से खत्म हो रहा है, वहीं से शुरू करना है,
तो अब ये वाला एंगल नहीं बनाएंगे कि यहाँ से चांदा लिया ऐसे मार दिया, नहीं। अब आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए और एंगल इधर से देखिए, जो ये एंगल दिया हुआ है उसको इधर से देखिए। मान लिया कि 30 डिग्री है, तो चांदा यहाँ रखिए और इस साइड से देखना है 30। चांदे में दोनों साइड से आप एंगल बना सकते हैं ना, इधर से भी इधर से भी। तो इधर से 30 जहाँ बना उसको आपने मार्क कर दिया। और एक तरीका तो ये है कि आप चांदे से बना लीजिए, या अगर आपको सेट स्क्वायर यूज़ करने आता है तो आप इस जो फिगर आपको क्वेश्चन बनाया हुआ है वो आप ला के पैरेलल लाइन इसके पैरेलल लाइन यहाँ से, या अगर ड्राफ्टर में यूज़ कर रहे हैं तो ड्राफ्टर से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इसके पैरेलल लाइन या एंगल नाप लीजिए या कोई भी आप उसके पैरेलल लाइन, उसकी भी स्केलिंग की है तो ये भी छोटा बनेगा। आपने ये बना दिया F2। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब F3 के और F2 के बीच का एंगल भी आपको पता होना चाहिए, θ1 θ2। तो अब F2 और F3 के बीच में जो एंगल, मान लिया कि ये 45 डिग्री है, θ2, ठीक है ना, 45 डिग्री दिया। तो अब इस वाले लाइन को देखिए, ये वाले लाइन को आप आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और इस वाली लाइन पे चांदा ऐसे देखना है, यहाँ चांदा रखना है। देखिए चांदा ऐसे रखेगा, चांदा ऐसे रखना है, ठीक, ऐसे चांदा रहेगा और ये एंगल मेज़र करना है इधर से 45 डिग्री, और जहाँ आएगा वहाँ पे आप ऐसे ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। छोटा ही बनेगा क्योंकि स्केलिंग की है, तो F3 बना, ठीक, अपने आप। या इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अगर आप पैरेलल किसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं तो। बात समझ में आ रही? F3 हो गया। अब F3 और F4 में भी वैसे ही करना है। तो F4 कहीं देखिए ऐसे पैरेलल ऐसे जाएगा, ठीक, ये भी छोटा F4। बात समझ में आई? अब देखिए F5, इसमें भी बीच में एंगल पता होगा तो यहाँ से इसको भी एक्सटेंड करके आपको देखना पड़ेगा। तो अब F5 देखिए, ये इधर है तो ऐसे बनेगा, ये हो गया F5, ठीक। F6 तो F5 और X6 में भी आपको एंगल पता है, इसके पैरेलल यहाँ से, इसको भी थोड़ा छोटा कर दें, ज़्यादा ही बड़ा बन गया F5। तो इसके पैरेलल यहाँ से, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा और इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा F6 हो गया, ठीक है। तो ये पॉलीगन की अलग अलग साइड्स हो गई, वो अपने आप बनेगा, आपको नंबर साइड नहीं देखना है, नहीं गिनना है। अब देखिए कि जो भी बचा हुआ है, अभी ये क्लोज नहीं बना ना, तो जो भी क्लोजिंग साइड होगी, इसको बंद करने वाली साइड, इसको बंद करने वाली साइड ये हो गई, यही आपकी रिजल्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ये जो बंद करने वाली साइड है यही रिजल्टेंट हो जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने क्या किया, ये सारा कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है ना, तो रिजल्टेंट क्लॉक चलेगा। मतलब इसका यहाँ से यहाँ ये एरो होगा, डायरेक्शन रिजल्टेंट की ये होगी, ना कि ये रिवर्स ऑर्डर। बस यही लॉ था कि इफ डिफरेंट फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, रिप्रेजेंट किया जा रहा है अलग पॉलीगन के साइड से, तो द क्लोजिंग साइड, द क्लोजिंग जो इस पॉलीगन को बंद करेगा, क्लोज करेगा, साइक्लिक बनाएगा। क्योंकि देखिए ये सारे 6 हमने बना दिए, पॉलीगन क्लोज नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉइंट आके इससे मैच नहीं किया, ठीक है ना। अगर मैच कर गया तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर हम ऐसे बनाते जा रहे हैं और लास्ट वाला जो हमने वेक्टर बनाया वो आके इसी से मैच कर गया, कैसे भी कोई भी डायरेक्शन दी हो मैच कर गया, तो इसका मतलब ये सारे फोर्स आपस में मिल के एक दूसरे को खत्म कर देना, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। बट चूंकि ये क्लोज नहीं कर रहे, ये बचा हुआ है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जस्ट स्केल से लेके सीधे मिला दीजिए और मेजर कर लीजिए स्केल से, और जो स्केलिंग ली है उसके हिसाब से आप बता दीजिए कि इतना रिजल्टेंट आएगा। समझ गए? बात खत्म। और ये रिजल्टेंट आपका आ गया। बट डायरेक्शन जब देखना है तो रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए। तो ये ग्राफिकल मेथड है, कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, आप ड्राइंग बनाते चले गए और आपको रिजल्टेंट मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई। देखिए वरना तरीका क्या था पॉलीगन लॉ में, आप फॉर्मूला लिखते R = √F1 F2, बट वो 2 के लिए है, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं। अब उसमें क्या करना होगा, आप इन दोनों में ट्रायंगल लॉ लगाइए, इसका एक रिजल्टेंट आएगा कहीं यहाँ बीच में, उसके और इसके बीच में लगाइए तो उसका एक बीच में आएगा, फिर उसके और इसके बीच में लगाइए उसका कहीं आएगा, फिर उसके और इसके बीच में लगाइए कहीं आएगा, फिर उसके और उसके बीच में लगाते जाइए, लास्ट में एक जब आएगा तो उन दोनों के बीच में लगाएगा तो एक जो आएगा वो फाइनल रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही है, इसी डायरेक्शन में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो समझने वाली बात है कि लगा सकते हैं, बट वो बहुत टीडियस है, इसलिए पॉलीगन लॉ ही लगाते हैं हम।
जब 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाती। तो ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को सिर्फ ड्राइंग ही बना के कर सकते हैं। हमने बताया था कि एनालिटिकल मेथड भी हमारे पास है, रिजोल्यूशन वाला, रिजोल्यूशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब ये रिजल्टेंट बना, अब आप बताइए, खुद सोचिएगा थोड़ा कि ये जो रिजल्टेंट है और इस F1 से अगर पूछे कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है, तो आप ड्राइंग बनाए तो आप चांदे से मेज़र कर लेंगे, बट कौन सा एंगल मेज़र करेंगे, ये वाला कि ये वाला? अब आपको सोचना है कौन सा एंगल आप मेज़र करेंगे। सोचिए, यहाँ पे दोनों की टेल जुड़ी है और दोनों फोर्स इधर उधर जा रहे हैं, तो यही एंगल इसके बीच का एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं नापेंगे, ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर? तो ये वाला एंगल है थीटा, थीटा नहीं फाई, क्योंकि रिजल्टेंट के एंगल को हम हमेशा फाई मान रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये था आपका पॉलीगन लॉ। अब अगर आपका इसी को अगर एनालिटिकल मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है, इसी चीज़ को अगर आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। तो मतलब आप ड्राइंग नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में, एक x और एक y, ये भी y पूरा ही जाएगा, x x डैश y y डैश, इस परपेंडिकुलर एक्सिस में सबको रिजॉल्व कर लीजिए। F1 तो इसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए, नहीं ये वाला एंगल नहीं देना है। अब यहाँ पे एंगल कौन सा होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये θ1 हो गया, ये हो गया θ2, सॉरी θ1 नहीं, ये θ2 क्योंकि F2 का, F3 का θ3, ठीक। F4 का ये वाला एंगल θ4, F5 तो हॉरिजॉन्टली है, F6 का इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है, चलिए एक बदल के ले लेते हैं इधर वाला, तो ये हो गया θ6। बात समझ में आई? तो ये सारे एंगल आपको दिए हुए हैं। अब आपको रिजॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होगा। F1 तो इसी डायरेक्शन में है, तो इसको तो दो भाग में तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, x में ही चला गया, F y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। F2 को अगर तोड़ा हमने दो कंपोनेंट में, तो एक F2 का दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ना है ना, x और y में तोड़ रहे हैं, तो ये बीच में है, तो x में एक जाएगा, एक y में। और एंगल किससे हमको दिया हुआ है, देखो x से दिया है ना θ2, तो जिससे एंगल दिया है उधर क्या आता है, cos, तो इधर क्या आ जाएगा इसका कंपोनेंट, F2 cos θ2, F2 cos θ2। बात समझ में आई? और इधर क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में, F2 sin θ2। भाई दो कंपोनेंट बनेंगे ना F2 के, एक साइन एक कॉस, कॉस वाला इधर आएगा क्योंकि थीटा इधर लगा है, और जिधर नहीं लगा उधर साइन आता है, तो F2 sin θ2। F3 सीधे वर्टिकल है, तो इसका भी कोई दो कंपोनेंट नहीं तोड़ना है, ठीक है। F4 एंगल पे है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, तो एंगल इधर दिया हुआ है, जिधर एंगल देता है उधर कॉस होता है, तो इधर क्या आएगा, F4 cos θ4, और इधर क्या आएगा, F4 sin θ4। इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। F5 देखिए, F5 तो इसी पे है, x एक्सिस पे, तो इसको भी रिजॉल्व नहीं करना है, जो एंगल पे उसी को रिजॉल्व करना है। ये वाला एंगल पे है, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में ना, x और y परपेंडिकुलर एक्सिस। तो F6 का इधर क्या कंपोनेंट आएगा, F6, अब थीटा इधर ही लगा है तो cos यहीं आएगा, cos θ6, और इधर क्या आएगा, F6 sin θ6। अब देखिए कि हमारा जो पूरा फिगर है वो कैसा बन गया, सारे फोर्सेस हमारे किधर आ गए, इधर कौन से फोर्सेस हैं देखिएगा आप, इधर आ गया एक आपका F1 पहले से था, दूसरा आ गया F2 cos θ2, ठीक, इधर है आपका F3, दूसरा आ गया F2 sin θ2, और एक F4 sin θ4। इधर आ गए आपके फोर्स F5 पहले से था, F6 sin θ6, और F4 cos θ4, और इधर एक खाली फोर्स आया है F6 cos θ6। तो सारे फोर्सेस हमारे क्या हो गए, x और y एक्सिस में हो गए, सब परपेंडिकुलर एक्सिस में आ गए। तो टोटल x वाले को जोड़ लेंगे,
ठीक है। टोटल एक्स वाले का सम कर लेंगे। टोटल एक्स वाले का सम को कहते हैं हम सिग्मा एक्स, सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे हम, इसको पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें। तो F2 cos थीटा 2 माइनस F5 माइनस F6 साइन थीटा 6। देखिए F2 cos थीटा 2 पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव तो माइनस F5 माइनस ये एक और F6 थीटा 6 माइनस एक और है F4 cos थीटा 4। बात समझ में आई। ऐसे ही हम सिग्मा y निकाल सकते हैं, ठीक है। सिग्मा y क्या होगा, y डायरेक्शन में ये पॉजिटिव तो F3 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस ये भी पॉजिटिव है ऊपर F4 साइन थीटा 4। अब एक और है y डायरेक्शन में नेगेटिव बट ये माइनस है, तो माइनस F6 कॉस थीटा 6। अब ये सारी वैल्यूज जो भी आपको दी हुई क्वेश्चन में लिखा होगा, एंगल भी दिया होगा, सारी वैल्यूज पुट कीजिए। सिग्मा एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा वाई की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बताना है कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट आर क्या होगा। तो आर का फॉर्मूला होता है एनालिटिकल में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई, सिंपल, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, जो भी आए उसका स्क्वायर करके यहाँ रखिए, जो भी वाई का है वो स्क्वायर करके यहाँ रखिए, आपका रिजल्टेंट आ गया। अब आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है, तो इसमें भी tan थीटा मान लिया कि ये सारे फोर्सेस को करने पे रिजल्टेंट कहीं r यहाँ आया ये, तो एंगल हमें नहीं पता। तो एंगल पता करने के लिए tan थीटा नहीं, tan फाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ये होता है tan फाई। जो भी सिग्मा वाई आया उसको ऊपर अपॉन सिग्मा एक्स, ये आपका tan फाई आ जाएगा। अब जब फाई आ गया तो एंगल कहाँ से देखेंगे आप, ये एंगल आपको एक्स एक्सिस से दिख रहा है, इस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिख रहा है। तो जो भी एंगल आएगा, मतलब जब आप निकालेंगे तो अपने आप वो एंगल बताएगा कि इतना एंगल है। तो आप देख लेंगे कि इतना एंगल मतलब आर यहाँ आएगा, जितना भी दिया रहेगा तो वो आप बता देंगे, ये आ जाएगा सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल मेथड। ये हमने ग्राफ कहीं नहीं ड्रॉ किया, कुछ भी हमको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ गणित, हर जगह फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करने जानी है, कहीं ड्राइंग नहीं बनानी। बट जो हम पॉलीगन लॉ की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं, वो सारे ग्राफिकल मेथड्स हैं। वहाँ हमें ड्राइंग बनानी पड़ती है, तब रिजल्टेंट निकलता है हमारा, और ये फाई निकलता है। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों में अंतर है, तरीका है। आपकी इच्छा, आप एनालिटिकल मेथड से करना चाहते हैं या ग्राफिकल मेथड से करना चाहते हैं। ग्राफिकल मेथड आसान होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल कोई गणित नहीं होती है, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ गलती होने के चांसेस इतना ज़्यादा गणित है, कई जगह स्क्वायर ये वो रिजल्व करना इधर उधर, बड़ा ही टीडियस होता है। तो ज़्यादा आसान होता है ग्राफिकल मेथड, एक्यूरेट होता है, ठीक है। यहाँ दिक्कत आती है, गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। बट कभी कभी अब एग्जैक्टली तो पता नहीं, एग्जामिनर के ऊपर है कि वो पेपर में कैसा पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, भाई उसके ऊपर वो कभी भी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इससे भी आप कर सकते हैं और उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और मेथड आपको दिया जाता है जिसको ट्रायंगल लॉ का ही एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है, वो ट्रायंगल लॉ से उसको प्रूफ किया जा सकता है, बट उसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाता, जिसको बोलता है साइन रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के लिए, साइन रूल। तो साइन रूल भी बड़ा ही अच्छा एक विकल्प है हमारे पास, जिससे कि हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। सॉरी, ये स्पेशल एक मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, मान लिया कि देखिए अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं तो हम उसको
पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो नॉर्मली हम पॉलीगन लॉ यूज़ करते हैं, बट जब 3 फोर्सेस हों तो हमें पॉलीगन लॉ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रायंगल बनता है और कभी कभी दिक्कत होती है, ठीक है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा साइड्स हैं तो हमें मजबूरी हम पॉलीगन लॉ यूज़ करेंगे, बट अगर हमें 3 फोर्सेज अगर आते हैं, 2 से जब ऊपर गए, मोर देन 2 पे आप पॉलीगन लॉ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 2 से जस्ट ऊपर गए और तीसरा ही 3 ही फोर्स, बस एक फोर्स बढ़ा, तो हमारे पास एक और मेथड है साइन रूल। साइन रूल से भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, साइन रूल क्या कहता है। तो ये हमको आसान कर देता है। ये क्यों करते हैं? बिकॉज ये ईजी कर देता है। आप पॉलीगन लॉ में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, आप स्केलिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उससे बहुत जल्दी इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चूंकि आपको कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम है, आपको एंगल दिया रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो सीधे साइन रूल में एक फॉर्मूला आता है और सीधे नीचे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको बोला जाता है, ये वहाँ पे ज़्यादातर देखिए साइन रूल वाला वहाँ पे यूज़ किया जाता है, व्हेन 3 फोर्सेज, व्हेन 3 फोर्स, पहचानने का कि कहाँ पे साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 3 फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है। अब ये 3 फोर्सेज आपको कह रहा है, रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि ये तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में है और इसमें से एक फोर्स आपको नहीं बताएगा। अब पूछेगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में है और F1 10 न्यूटन है, F2 20 न्यूटन है, इनके बीच का एंगल फलाना फलाना है, तो F3 कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब व्हेन 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम एंड आस्क्ड वन ऑफ द फोर्सेज, अगर कोई एक फोर्स आपसे उसमें से पूछ रहा है कि क्या होगा, अब बचे हुए दिए हुए हैं, तो उस केस में आप साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल क्या कहता है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ फोर्स टू द साइन ऑफ angle between other two forces. Other two forces and all ratios are equal. ये कहता है साइन रूल। मतलब साइन रूल क्या है? ये एक रेशियो होता है फोर्स टू द साइन, फोर्स और साइन के एंगल के साइन का, वो एंगल कौन सा लेना है? अदर 2 फोर्सेस। अब देखिए कैसे इसको क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए रेशियो किसका बनाना है? फोर्स का। जैसे मान लीजिए पहला फोर्स लिया F1 रेशियो बनाना है। रेशियो का मतलब दिस अपॉन दिस, रेशियो ये तो होता है भाई P/Q, यही तो रेशियो है, P और Q रेशियो है ना एक दूसरे से, दिस इज टू दिस। तो F1 फोर्स ले लिया हमने, रेशियो ऑफ फोर्स ले लिया, टू द साइन ऑफ एंगल, साइन और एंगल कौन सा लेना है? साइन थीटा लेना। थीटा कौन सा लेना है? एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेज। अगर F1 लिया है तो F1 के अलावा जो 2 फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल, मान लिया ये θ1 है, तो साइन θ1। कौन सा एंगल? जो F1 अगर ले लिया तो F1 के अलावा जो 2 फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल। बात समझ में आ रही? तो ये साइन θ1 हो गया। और ऐसे ही तीनों का बनाइए, तो F2 अगर लें तो F2 अगर लेंगे तो F2 के अपॉन साइन किसका आएगा? अदर 2, F2 के अलावा जो बचे 2 हैं F1 और F2, इनके बीच का एंगल। तो ये मान लिया θ2 है, तो साइन θ2। जो 2 बचे हुए हैं उनके बीच का एंगल साइन θ2। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर हम F3 ले लें, तो F3 अगर ले लिया तो बचे हुए 2 फोर्स कौन से हैं? F2 और F1, तो इनके बीच का एंगल, तो ये मान लिया θ3 हो गया, तो साइन θ3। और ये सारे रेशियो बराबर होंगे,
तो ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, ये तीनों फोर्सेज F1 F2 F3 इक्विलिब्रियम में है, इसमें से आपको F2 दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, F3 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, F2 और F1 दिया हुआ है, F3 आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, और थीटे सारा थीटा भी दिया हुआ है सारा, तो आप क्या करेंगे, सारी ये रेशियो बनाएंगे, F1 दिया है, ये दिया है, F2 दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, तो F3 निकल जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आराम से F3 निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई 2 ना दिया हो तब भी निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए F2 और F3 दोनों नहीं दिया है तो भी निकल जाएगा, इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो F2 निकल जाएगा, इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो F3 निकल जाएगा। भाई इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी और इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, तो आराम से 2 अननोन भी निकल जाएंगे क्योंकि 2 इक्वेशन बनेगी इसमें। बात समझ में आ रही है। तो ये साइन रूल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब 3 फोर्सेज ही खाली आपको दिख रहे हो, और उस केस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये बहुत तगड़े से, कुछ आपको ये सब थोड़ी बताना, आपको सीधे ये रेशियो बनाने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं, आपने तुरंत ये रेशियो बनाया और तुरंत आपने अननोन फोर्सेस पता कर लिए, जो भी F2 F3 दिया हुआ है, बहुत तेजी से सॉल्व होता है। और अगर साइन रूल नहीं पता है तो आप इसको रिजॉल्व करने बैठेंगे एनालिटिकल मेथड से, या अगर पॉलीगन लॉ यूज़ करें तो पहला ड्रॉ किया, फिर उस पर दूसरा ड्रॉ किया, तीसरा ड्रॉ किया, फिर जो क्लोज हो रहा है, बड़ा ही दिक्कत वाली चीज़ है। बात समझ में आई। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है और प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, साइन रूल का एक और यही फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला तो यही बनेगा, बट चूंकि अगर डायग्राम आपको इस तरह से न दिया हो, ठीक है, डायग्राम आपको इस तरह से न दिया हो तो क्या करेंगे वो देखते हैं। अगर डायग्राम आपको इस तरह से न दिया हो तो क्या करेंगे और डायग्राम कैसे उसमें लेंगे। अगर मान लीजिए आपको कहे कि 3 फोर्सेज हैं और वो ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3, ठीक है। देखिए इन सबको अगर हम इस तरह से बनाना चाहें, कॉन्करेंट की तरह बनाना चाहें, तो ट्रांसमिसिबिलिटी हमें पता है कि हम वेक्टर को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में कहीं भी आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लें F1 को हमने इधर ही रखा, ठीक, F1 को हमने इधर ही रखा, F2 को हमने ट्रांसमिट करके इसके एंड को इसके एंड से मिला दिया, तो ऐसे ट्रांसमिट किया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कहाँ आ जाएगा F2। और F3 को भी ट्रांसमिट, F3 तो यहीं है ही, तो F3 किधर आ जाएगा, देखिए, तो ये कॉन्करेंट बन गया। अब आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन किसके किसके बीच का एंगल, बचे हुए 2 के, F2 और F3 के बीच का एंगल, F2 अपॉन F3 और F1 के बीच का एंगल, F3 अपॉन इसके और इसके बीच का एंगल, ऐसे बना सकते हैं। बट अब ये इतना ड्रॉ करने का, वो तो बात है कि आप इसको ड्रॉ कर लें इस तरीके से जैसे ये अभी मैंने किया, बट यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए आपसे कहा कि रेशियो बनाना है, तो F1 अपॉन, अब F1 अपॉन और एंगल किसके किसके बीच का देखना है, अब बचे हुए 2 कौन से हैं, F2 और F3, तो F2 और F3 में क्या एंगल होगा, दोनों के टेल को जोड़ दीजिए, दोनों के टेल को जोड़ दीजिए, वही एंगल होगा उन दोनों के बीच का। तो या तो आप इसको यहाँ लाइए ऐसे, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कीजिए, तो ये एंगल पता कर लीजिए, या यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके पैरेलल ये, तो ये भी आपको ये जो एंगल होगा ये बता देगा। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं साइन थीटा 1 जो भी है। और F2, अब F2 ये हो गया, तो F2 अपॉन, तो इन दोनों के बीच का एंगल, बट देखिए कि ये दोनों के बीच का एंगल तो यही वाला हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा। F3 जब लेंगे तो इसके और इसके बीच का एंगल तो पूरा यहाँ और ये पूरा एंगल होगा। तो आप इस ट्रायंगल में भी कई बार आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको ये भी दे देता है कि एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको दे दिया कि फोर्सेज हैं, तो आप साइन रूल कैसे लगाएंगे ध्यान रखिएगा। तो उसमें भी रेशियो बना सकते हैं, बट एंगल कैसे लेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, वरना गड़बड़ हो जाएगा। पता चला आपने कहा कि F1 लिया और कहा कि F2 और F3 के ये वाला एंगल नाप लिए, ओहो गड़बड़, ऐसा नहीं है। वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, जब तक दोनों के टेल आपस में एक ही पॉइंट पे ना जुड़े हों।
तभी आप इसके बीच के एंगल को, इन दोनों बीच के वेक्टर के एंगल को, वेक्टर का बीच का एंगल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक टेल एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, ये याद रखिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा कहाँ यूज़ करना है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा हमारे पास टोटल कितने हो गए। ग्राफिकल मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं? देखिए हमने मेथड कौन कौन सा पढ़ा। पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक, पॉलीगन लॉ, और हमने पढ़ा साइन रूल। ये सब तरीके हैं। तो ये सारे आपके ग्राफिकल मेथड हैं। और एक हमने पढ़ा रिजोल्यूशन, जो एनालिटिकल मेथड है सॉल्व करने का, एनालिटिकल मेथड। बात समझ में आ रही है? तो इतने सारे मेथड हमने पढ़ लिए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ये आपका टोटल जो भी रिजोल्यूशन और एडिशन वाला था वेक्टर्स का, ये बहुत ही सवाल इस पे आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं, तो इसको क्लियरली ध्यान रखिएगा। ठीक है।